call is now being recorded. देखो कल मैंने तुम लोगों को दो इक्वेशंस पढ़ाई थी, एक तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल में भी हमने दो पार्ट्स पढ़े थे भाई। एक सर्कल था जिसका सेंटर कहाँ था, ओरिजिन पे, कुछ इस तरीके का था वो, ठीक है, सेंटर ओरिजिन पे है। एक हमने पढ़ा था जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं था, ओरिजिन से अलग था। सपोज यहाँ इसका सेंटर है, तो इसकी इक्वेशन क्या थी फर्स्ट वाले की, मॉड z इज इक्वल्स टू आर। मॉड z इक्वल्स टू आर अगर तुम्हें कहीं दिख जाए तो समझ जाना एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है और इसके अंदर रेडियस क्या है, आर। अगर आपका सर्कल इस तरीके से है जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, उसकी इक्वेशन क्या थी, मान लो हाँ, मॉड z माइनस z1 इज इक्वल्स टू आर। अब इसको देख के क्या पता करोगे, अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेट तुमको दिख गया क्वेश्चन में, तो ये z1 क्या दिखाता है, इस सर्कल का सेंटर, ये z क्या दिखाता है, कोई भी पॉइंट इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हो, ठीक है। ये क्या दिखाता है, आपका रेडियस। तो ऑब्वियसली बात है, तुम्हें पता है z सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है, z1 सेंटर है, तो बीच का डिस्टेंस रेडियस ही होता है, तो ये वही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये सर्कल का पढ़ा था। एक इलिप्स का क्या पढ़ा था हमने, z माइनस z1 का मॉड प्लस z माइनस z2 का मॉड इज इक्वल्स टू k। हाँ, z माइनस z1 का मॉड प्लस z माइनस z2 का मॉड इक्वल्स टू k, कुछ इस तरीके की हमने फिगर बनाई थी। हेलो बेटा, गुड क्वेश्चन बेटा। ये बहुत बढ़िया था गुड क्वेश्चन वाला। हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। ये S1 था, ये S2 था, हमने इसको फोकस बोला था जिसको फिक्स पॉइंट्स बोल रहे थे। मान लो Z1 इधर था, Z2 इधर था, तो हमने बोला था ये जो डिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला ऐड करते हो तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर पॉइंट P इधर आ जाएगा तो अब ये डिस्टेंस ऐड करोगे, ये भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा जो पिछले केस में निकाला था। तो यहाँ से हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाली थी, मॉड z माइनस z1 प्लस मॉड z माइनस z2 इक्वल्स टू k, जहां पर z1 z2 तुम्हें दिख रहे हैं, ये फोकस पे पॉइंट जो हमने फिक्स्ड पॉइंट्स माने थे वो हैं, और z क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट जो इस इलिप्स पे है, ठीक है। क्लियर है इतनी चीजें, ये हम कल पढ़ चुके हैं। आज हमने क्या पढ़ना है, कल एक चीज अपनी रह गई थी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। देखो ये इस तरीके की फिगर तुमने फिजिक्स में देखी हुई है क्या, देखी हुई होगी, अगर नहीं भी देखी तो कोई नहीं, हम कॉनिक में पढ़ेंगे इसको। ये जो है ये हाइपरबोला है जो दिख रहा है आपको। जैसे हमने इलिप्स में फोकस पढ़े थे ना, इसमें फोकस इसमें भी होते हैं, ये फोकस S1 है, ये क्या है S2, दो फोकस हैं, पीछे वाले इलिप्स में भी दो फोकस थे। तुम्हें याद हो तो हमने इलिप्स के लिए ये दोनों पॉइंट्स निकाले थे, किस तरीके से निकाले थे, ये इलिप्स की इक्वेशन लिखी थी मैंने, और उसमें मैंने तुम्हें बोला था y को 0 पुट कर दो, क्योंकि ये x एक्सिस है, इस पे y 0 होता है, ठीक है। तो अब हम ये वाले पॉइंट्स निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, देखो इलिप्स की थी आपकी ये, ठीक है। हाइपरबोला के लिए क्या करोगे, बीच में एक माइनस लगा दो, बाकी सेम है, ठीक है। तो अगर मुझे ये दो पॉइंट्स निकालने हैं, तुम्हें पता है एक्स एक्सिस है, तो इसके ऊपर y 0 होता है, तो यहां से इस इक्वेशन में y 0 पुट करोगे तो x की वैल्यूज निकल आएंगी। क्या निकल के आएंगी, जो हमने इलिप्स में निकाली थी ना, सेम वही निकल के आएंगी। क्या निकाली थी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। जैसे ही तुम y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a। दैट मीन्स ये पॉइंट क्या हो गया, a कॉमा 0, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, माइनस a कॉमा 0। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये ओरिजिन है, मान लो ये a यूनिट इधर और a यूनिट ही राइट में, 2a हो गया, यस मैम। ये डिस्टेंस हो गया 2a, ठीक है। अब देखो इलिप्स में कंडीशन ये थी कि कोई पॉइंट था, उसका डिस्टेंस निकाल रहे और हम ऐड कर रहे थे, तो वो एडिशन कांस्टेंट आ रहा था। हाइपरबोला में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लो कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट हमने ले लिया, पी पॉइंट ले लिया, पी जेड ले लो, इसका डिस्टेंस आप निकालोगे किससे, S1 से। पहली बात, ये पॉइंट P ना इस पे भी हो सकता है, ये जो कर्व दिख रहा है इस पे भी हो सकता है, और इस वाले कर्व पे भी हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उसी कर्व पे होना चाहिए, ठीक है। हमने P का डिस्टेंस निकाला S1 से और P का डिस्टेंस किससे निकालोगे,
S2 से, ठीक है, मतलब निकालोगे, सिंपल स्ट्रेट लाइन है। अब डिस्टेंस निकाल के इन दोनों का डिफरेंस लोगे इस बार, वो आपका क्या आएगा, कांस्टेंट। मतलब कहना क्या चाह रही हूँ, PS1 माइनस PS2 ये आपका आएगा कांस्टेंट 2a के बराबर। अच्छा ये डिफरेंस ले रहे हैं तो हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम इसको क्या लेंगे, इसके आगे मॉड लगा देंगे, क्योंकि देखो ये पॉइंट P इधर था तो तुम्हारा PS1 बड़ा आ रहा था, सपोज ये पॉइंट इधर आ जाए तो PS1 उस केस में छोटा हो जाएगा और PS2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वहां नेगेटिव आ जाएगा, तो उस चीज को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। ये काम किया आपके। अब ये काम किया है, इससे इसकी हेल्प से तुम कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो क्या, अब इक्वेशन बता सकते हो। PS1 सपोज ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, अब बता सकते हो PS1 कैसे लिख सकते हो, PZ1 PS1 को आप लिख सकते हो Z माइनस Z1, ठीक है, Z माइनस Z1 और उसका मोड, माइनस PS2 को आप कैसे लिख सकते हो, Z माइनस Z2 और उसका मोड। अच्छा ये मोड तो हमने PS1 और PS2 जब लिखा है तब लगाया है, गुड इवनिंग रजत बेटा, ये मोड रेड वाले बाहर अलग से लगे हुए हैं तो ये मोड लग गया, इक्वल्स टू लास्ट टाइम हमने 2a को एक कांस्टेंट k मान लिया था, यहाँ पर भी आप क्या मानोगे k। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। इलिप्स की क्या थी, थोड़ा सा देखो सिमिलर है ये, इलिप्स की थी Z माइनस Z1 प्लस में Z माइनस Z2 इक्वल्स टू k। यहाँ है Z माइनस Z1, एक तो देखो प्लस की जगह माइनस आ गया, दूसरा हमने ऊपर से और एक और मोड ले रखा है क्योंकि वहां पे डिफरेंस की बात हो रही थी और यहाँ पर एडिशन की बात हो रही थी, तो यहाँ पे मोड लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। yes अब यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, जो k है, जो k है आपका, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, k की वैल्यू मॉड Z1 माइनस Z2 से छोटी आएगी बड़ी आएगी, तो मॉड Z1 माइनस Z2, मॉड Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या है, Z1 और Z2 के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यही मतलब है सिंपल सा मॉड का। Z1 माइनस Z2 का मतलब तुम लोगों को पता है, Z1 Z2 के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। k तुमने किसको बोला है, 2a को बोला है, देखो 2a तो हो गया ये वाला पार्ट और Z1 और Z2 के बीच में डिस्टेंस हो गया इतना बड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है k छोटा है, yes ma'am ठीक है, k छोटा हो गया, क्लियर है। अब मान लो कि ये तो हो गई हाइपरबोला की कंडीशन, मान लो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि भाई k इक्वल हो जाए Z1 माइनस Z2 के मॉड के, तो लास्ट में तो हमने बोला था एक लाइन सेगमेंट आ रही थी, यहाँ क्या बनेगा अगर इक्वल हो गया तो, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ k की वैल्यू मैं Z1 माइनस Z2 के इक्वल डाल दूं, तो तुम डाल दो, देखो क्या बनेगी, ये बनेगा मॉड Z माइनस Z1 माइनस Z माइनस Z2 इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2, यही बनेगा अगर तुम इक्वल डाल दोगे तो। देखो ये वाला पार्ट तो एज इट इज है, इसकी जगह मैंने लिख दिया मॉड Z1 माइनस Z2, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हें ये देखना है, देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, मैंने नहीं मतलब पीपीटी में जो ड्रॉ है, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऊपर रेड कलर में मैंने इक्वेशन लिखी हुई है ये। वहां तक पहुंचने के लिए अब क्या करोगे, चेक करने के लिए भाई ये इसी की इक्वेशन है कि नहीं, जैसे तुम निकालते हो इक्वेशंस तो तुम क्या करते हो, जिस भी चीज की इक्वेशन निकालनी होती है तुम उसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट मान लेते हो, अभी तक यही किया है तुमने, तो सपोज मैंने एक पॉइंट Z मान लिया, ठीक है, इसके ऊपर, क्लियर है, यस मैम क्लियर, पिक्सल क्लियर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड Z माइनस Z2, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, mod Z minus Z1 अगर मॉड Z माइनस Z1 में से मैं मॉड Z माइनस Z2 घटा दूंगी तो मेरे को एक बात बताओ क्या बच रहा है, A और B के बीच का डिस्टेंस हाँ A और B के बीच का डिस्टेंस मैं ऐसे लिख सकती हूँ Z1 माइनस Z2, अरे ये Z1 था ये Z2 था, इसके बीच का डिस्टेंस मॉड Z1 माइनस Z2 लिख सकती हूँ, और यहाँ पर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो मैंने क्या ले लिया, इसका मॉड ले लिया, तो क्या ये चीज सेम आ गई, दैट मीन्स मैंने जो ये पॉइंट लिया था और मैंने जो इक्वेशन लिखी है ये सेटिस्फाई कर रही है, ये ठीक है, जो ये रेड कलर की लाइन मैंने मार्क कर रखी है यहाँ पर,
बेसिकली ये इधर रे हो गया, इतना रे पार्ट हो गया, ये आगे पढ़े भी, अब इक्वेशन ऑफ रे भी पढ़ेंगे। तो ये जो रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा है, इसकी इक्वेशन होगी आपका ये वाला पार्ट। या फिर आप दूसरे शब्दों में ये कह दो कि अगर इस तरीके की कोई इक्वेशन आपको दिखे जिसमें के की वैल्यू आपने z1 माइनस z2 इक्वल टू ले ली, तो वहां पर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए थे उसके बीच का डिस्टेंस गायब कर देना। ये जो फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने लिए थे, इसके बीच का डिस्टेंस ही तो गायब कर रखा है, बाकी वाला पार्ट तो ठीक है। ठीक है, क्लियर है? अगर देखो थोड़ा ऑरली देखना है तो for k equals to mod z1 minus z2 it represents the line passing through a z1 and b z2 except the segment joining them। मतलब जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, फिक्स्ड पॉइंट लिए हैं, उनमें से एक लाइन गुजर रही होगी एक्सेप्ट उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में कुछ नहीं मिलेगा, अदरवाइज उसमें से एक लाइन निकाल दो। क्लियर है ये चीज? चले आगे। तो मेन पार्ट तो क्या है इसमें, आप लोगों को ये इक्वेशन याद होनी चाहिए कि भाई ये आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन है। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, तो उसमें अगर तुम्हें इस तरीके का कुछ फॉर्मेट दिखे ना कि मॉड z माइनस z1 माइनस मॉड z माइनस z2 का मॉड इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, जरूरी नहीं वहां के ही लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, कांस्टेंट होना चाहिए, तो तुम्हें चमक जाना चाहिए भाई हाँ ये हाइपरबोला की इक्वेशन थी। तो तुम्हें अगर ऑप्शन में मिले भाई ये सर्कल की है, ये हाइपरबोला की एलिप्स की है, तो तुम वहां मार्क कर सकते हो भाई हाइपरबोला है। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो अब। अच्छा, लोकस का मतलब पता है क्या तुम लोगों को? अभी तुमने स्ट्रेट लाइंस नहीं पढ़ा ना, वैसे उसमें डिस्कस होगा। लोकस का मतलब अभी के लिए सिर्फ ये मान के चलो पाथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब कोई एक सर्कल है, उसका सेंटर है, उसका पाथ आपको बताना है। सपोज सर्कल ना बहुत सारे बन रहे हैं, कोई पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो ये सेंटर क्या पाथ ट्रेवल कर रहा है, ये जो होगा ना, ये इसका लोकस हो गया। हम बेसिकली लोकस की ही इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने सर्कल के केस में एक पॉइंट को मूव करते हुए छोड़ दिया था, तो उसने कैसा लोकस कवर किया था? सर्कुलर। सर्कल के केस में जिसकी इक्वेशन हमने निकाली थी, सेम केस यहां है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हिच टचेस द सर्कल दिस। इसको देख के क्या फील आ रहा है, ये क्या है? ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है? अरे बोलो, ये तो पढ़ चुके हो। ऐसे नहीं पढ़ा था, z माइनस z1 इज इक्वल्स टू आर, ये सेंटर था, ये रेडियस थी। ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है z1, रेडियस है a। ड्रॉ कर लो। ठीक है, सपोज रेडियस है a, सपोज क्या रेडियस a है, सेंटर z1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड दिस, मतलब एक सर्कल है जो इस सर्कल को और इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो पहले ये ड्रॉ कर लो, ये कैसा सर्कल है जिसका सेंटर z2 है और रेडियस क्या है, b है। ठीक है, सपोज ये आपका दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है आपकी b और सेंटर क्या है z2। अब इन दोनों को एक सर्कल टच कर रहा है, तो देखो सर्कल बहुत तरीके से टच कर सकता है, इधर बीच में भी आ सकता है सर्कल, थोड़ा सा नीचे बनाओगे इधर भी, मतलब इस तरीके से टच करता हुआ जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो मतलब कोई एक फिक्स्ड सर्कल तो नहीं है। तो ये जितने भी सर्कल बन रहे हैं ना यहाँ पे, उनका सेंटर को कनेक्ट करोगे तो वो जो पाथ कवर करेगा आपको वो बताना है कि वो हाइपरबोला होगा या एलिप्स होगा या सर्कल होगा। अब क्वेश्चन समझ आया? भाई सर्कल तुम्हारा इधर भी बन सकता है, सर्कल तुम्हारा थोड़ा ऐसे बड़ा भी बन सकता है, तो ये सेंटर्स को कनेक्ट करोगे तो एक ना एक पाथ तो बनेगा, लोकस तो कवर करेगा वो, उसकी इक्वेशन आपको बतानी है कि क्या बनेगी। तो देखो अभी हम सारे सर्कल्स तो नहीं बना सकते, बट एक जस्ट बना के देख लेते हैं। चलो एक सर्कल एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया, भाई ये है मान लो वो सर्कल, ठीक है, जो इन दोनों सर्कल्स को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, इसका सेंटर, अब जब भी आपको पता नहीं होता है, कोई भी आप अपनी तरफ से चीज मानते हो तो उस पर जो कोई पॉइंट मानते हो आप वो जेड से मानते हो। ठीक है, तो इस पर भी मैंने क्या मान लिया, मान लो इसका सेंटर जेड है। ठीक है, रेडियस भी इसकी गिवन नहीं है, मान लो आप रेडियस क्या है इसकी, आर है, इधर भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये वाला पार्ट कितना है, ए, रेडियस है सर्कल की, ये वाला पार्ट बी है। ठीक है, ठीक है, चले आगे। इतना समझ आया फिगर आपको? यस मैम आ गई। अभी जब बेटा क्लास के बाद रुकना आप एक बार आज। मैम अब क्या हुआ? अब मेरे को ये बताओ, देखो यहाँ से z माइनस z1 का मॉड किसके इक्वल आएगा? A z plus माइनस, हाँ
बोलो बोलो। ए ठीक बोल। प्लस ए प्लस आर, मतलब बेसिकली जेड और जेड वन के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। जेड माइनस जेड वन का मोड क्या रिप्रेजेंट करता है, जेड और जेड वन के बीच के डिस्टेंस की बात करता है। सिमिलरली जेड माइनस जेड टू का मोड क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी नहीं बेटा, प्लस आर प्लस बी आएगा ना। ठीक है। अब देखो आपको जो ये वेरिएबल पार्ट है यहाँ पर, जब तक आप ये हटाओगे नहीं ना आपको इक्वेशन नहीं मिलेगी। अब इस वेरिएबल पार्ट को आप हटा सकते हो क्या, मैम इनको माइनस कर दूँ। इनको माइनस कर दोगे तो ये जो वेरिएबल पार्ट है आपका आर, ये हट जाएगा। तो देखो क्या आएगा, z माइनस जेड वन माइनस जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू क्या आ गया, a माइनस बी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ मॉड तो लगा नहीं हुआ, बट यहाँ डिफरेंस की बात हो रही है। तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है ये देख के कि ये किसकी इक्वेशन रही होगी, हाइपरबोला हाइपरबोला। सर्कल की तो है नहीं फॉर श्योर, इलिप्स में इधर प्लस आता है वो भी नहीं है, बच क्या गया हाइपरबोला। अब देखो डिफरेंस, आप लोग डिस्टेंस की बात करते हो तो वहां पर जब भी डिफरेंस लेते हो तो वहां पर क्या करते हो, मॉड लगा देते हो। अगर नहीं लगा हुआ तो अपनी तरफ से लगा लेना, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका क्वेश्चन का, मैम हाइपरबोला। सेकंड हो गया हाइपरबोला, ठीक है। सही कैसे हुआ? क्लियर है बेटा, चले आगे। यस मैम। देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ आर्गुमेंट। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है। देखो आप लोगों ने तीन चीजों की इक्वेशन पढ़ ली, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ इलिप्स और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। ये आपका फोर्थ पार्ट है, इक्वेशन ऑफ रे। अब देखो लाइन के बारे में तुम सब लोगों को पता है कि लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सटेंड होती है, ठीक है। उस पर कोई लिमिट नहीं है कि भाई हाँ ये यहाँ से शुरू हो रही है। लेकिन जब रे की बात आती है तो रे का कोई ना कोई ओरिजिनेटिंग क्या होता है, सोर्स होता है। कहीं ना कहीं से तो निकल रही होगी, उसके पीछे तुम्हें रे दिखेगी नहीं, उसके आगे ही आगे दिखेगी, जो भी डायरेक्शन की बात हो रही है। तो एक आपको ओरिजिनेटिंग सोर्स मिलेगा, जैसे तुम्हें फिगर में दिख रहा है, कहां से ओरिजिनेट हो रही है ये, ओरिजिन ऑरिजिन से, ठीक है। तो ये रेड कलर की जो दिख रही है तुम्हें, ये तुम्हें सबको पता है, तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, ये रे है। आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो अब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे, अभी तक जो भी आपने किया है पीछे उसमें क्या करते हो, फिगर के ऊपर आप कोई ना कोई पॉइंट लेते हो, मूविंग पॉइंट। इसने भी क्या किया, एक मूविंग पॉइंट ले लिया, ये ले रखा z, ठीक है। ये इस रे पे मूव कर सकता है, मान लो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये इस रे पे कहीं भी हो तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस रे पे होने के लिए, तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या चीज सेम रह रही है यहाँ पर। अगर वो पॉइंट इस रे पे है तो तुम समझ पा रहे हो जो उसका एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फा ही होगा। यस भाई अगर वो पॉइंट यहाँ हो गया तो भी उसका एंगल अल्फा है, तुम पोजीशन वेक्टर बनाओगे, ज्वाइन करोगे तो तुम एंगल देखोगे अल्फा आएगा, यहाँ है तो भी अल्फा आएगा, यहाँ है तो भी अल्फा आएगा। मतलब इस रे पे अगर वो पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर बनाओगे, वेक्टर पता है तुम लोगों को, वेक्टर बनाओगे फिर एंगल देखोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, अल्फा ही आएगा। दैट मीन्स क्या पता चला तुम्हें यहाँ से, हम अल्फा की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं हाँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ argument। जेड क्या है, अल्फा। यही तुम्हारी क्या है, इक्वेशन ऑफ, जो भी पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, जो भी जेड इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, वो इस रेड रे पे लाई करेगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये इस पॉइंट से निकल रही है, किससे, ओरिजिन से, ठीक है, यहां से निकल रही है। ये पॉइंट 0 0 बोलते हो तुम इसको वैसे कार्टेशियन सिस्टम में। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं जेड की टर्म्स में बात करूं तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 आएगा, 0 ही हो गया। यस क्या ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, भाई तुम z की जगह 0 रख दो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 तुम लोग पढ़ चुके हो, नॉट डिफाइंड होता है, तो वो अल्फा के इक्वल कैसे हो गया, ठीक है। इससे तुमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि जिस भी सोर्स से
या जिस भी पॉइंट से तुम्हारा रे ओरिजिनेट हो रहा है ना, वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है इतनी चीज? यस। अब यहाँ देखो, इन्होंने यहाँ पर रेंज दे रखी है, अभी अल्फा को आप -π to π, इसको यहाँ पर इक्वल साइन लगा लेना। ये रीजन तुम लोगों को पता है भाई, ऐसा क्यों कर रखा है इन्होंने, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जब आर्ग्यूमेंट पढ़ा था। तो बताओ क्या पढ़ा था? -π to π क्यों रखा था हमने? हमने इसलिए रखा था भाई, एक बच्चा तो अल्फा आंसर दे देगा इसका, दूसरा क्या आंसर देगा, यहीं से घूम के 2π + अल्फा दे देगा। तो दो डिफरेंट आंसर्स हो गए। हम लोगों को एक आंसर चाहिए था, इस वजह से उन्होंने क्या कहा, आप अपनी रेंज फिक्स कर लो भाई, ताकि हर बच्चा आंसर सेम दे दे, -π to π। उसमें भी इन्होंने पाई पे क्यों इक्वल रख रखा है, ये भी मैंने लॉजिक दिया था तुम लोगों को कि भाई यहाँ क्यों नहीं इक्वल साइन रखा है इन्होंने, यहाँ क्यों इक्वल रख रखा है। -π जाओगे तुम यहाँ से घूम के यहाँ, ठीक है, इधर आओगे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और पाई कहाँ जाओगे, पाई कैसे जाओगे, यहाँ से घूम के आओगे यहाँ। तो पहुंच तुम एक ही जगह पे रहे हो, पर चीजें तुमने दो बोल दी कि भाई एक -π एक पाई है, तो इस वजह से उन्होंने उसको भी क्या कर दिया, बोला कि तुम पाई में ही आंसर देना, -π की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये रेंज क्यों रखी हुई है इतनी, ताकि तुम सब लोग आंसर सेम दो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं, उस चीज से बचने के लिए रख दी इन्होंने, भाई आप -π to π ही जाओ, और यहाँ पर आपका क्या है, इक्वल का साइन। इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। अब अगर मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 2, क्वेश्चन क्या पूछ ले, इस तरीके से कुछ तुम्हें लिखा मिल जाए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 2π/3, तुम देख के पहचान जाओगे कि क्या चीज है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कितना एंगल बना रहा होगा, π/3। 2π/3। बेसिकली ये कुछ इस तरीके से होगा, एक रे बनेगी जिसका एंगल कितना है, 2π/3। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें ये यूज होगा। अच्छा ये तो हो गया ऊपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, मान लो रे नीचे होगी, फिर इस तरीके से होगी रे, फिर बताओ क्या लिखोगे इसकी इक्वेशन? मैं -2π/3, मतलब माइनस में। नहीं देखो, आर्गुमेंट का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तो ठीक था, अल्फा था, तुम लोगों को आर्गुमेंट -π to π के बीच में ही रखना है। तो अभी पीछे आपने पढ़ी थी, अगर मान लो ये अल्फा था, तो ये भी अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, -π के अंदर तुमने अल्फा ऐड कर रखा है, -π तुम जाओगे पूरा, उसके अंदर तुमने अल्फा ऐड कर रखा है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये वाला -π + अल्फा। तो इस वाली रे की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू -π + अल्फा। ठीक है, क्लियर है? कर लोगे अब? यस। अच्छा ये जो हमने रे ली है, ये ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रही है, मान लो कोई आपको ऐसी रे दे दे जो ओरिजिन से ओरिजिनेट ना हो रही हो, तो क्या करोगे, जैसे मान लो ये दे दिया उसने, अब ये z0 से निकल रही है, z0 से निकल रही है, तो काम वही करना है, ये एक रे है, इसके अंदर इसके ऊपर हमने एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया, क्या, z। ठीक है, z0 आपका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, तो इस लेंथ को, या लेंथ छोड़ो, हम लोग जो पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्मेट में लिखते थे वहां हमने लिखना सीख लिया है कि, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, z - z0 लिख सकती हूँ क्या? अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं, अगर मान लो मैं डिस्टेंस की ही बात करती तो क्या लिखती मैं, z - z0 का मॉड। अभी मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रही, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर दिया मैंने, z - z0 से। अब आप ऐसे लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z - z0 किसके इक्वल है, अल्फा। अल्फा के इक्वल। तो इस केस में ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ रे, जिसमें तुमको क्या पता चल रहा है, z0 आपका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, और z जो है वो उस रे पे कोई भी पॉइंट जो मूव कर मतलब एक जो भी आप नॉर्मल पॉइंट लेते हो, वेरिएबल पॉइंट जिसको बोलते हो, वो है। ठीक है, तो दो केस आपने पढ़ लिए, एक तो ओरिजिन से करा, ओरिजिन वाला तो बहुत आसान है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू अल्फा, और दूसरा अगर मान लो किसी और पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, तो क्या हो जाएगा, z में वो पॉइंट जो ओरिजिनेट वाला है उसको माइनस करके लिख दो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z - z0 इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन करें अब? यस। चलो ये ट्राई करो क्वेश्चन।
आपको एरिया निकालना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z दे रखा है पाई बाय 3, आर्ग्यूमेंट ऑफ z दे रखा है 2 पाई बाय 3, और ये दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z -2 रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू पाई। पहले तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए ताकि तुम इसको ड्रॉ कर सको। भाई इसका मतलब क्या है? ये एक रे रही होगी जिसका एंगल कितना है एक्सिस के साथ, पाई बाय 3। 5 3 आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, मतलब ये तो अभी पीछे मैंने तुम्हें एग्जांपल लेके बताया था। भाई ये एक रे रही होगी जिसका एंगल कितना है 2 पाई बाय 3। ये थोड़ा सा बेकार लग रहा है दिखने में, चलो इसको बनाते हैं एक बार, बाकी दो प्लॉट कर लो तुम। हाँ बीजे 4 रूट 3 है। देखो पहले वाले जब प्लॉट करोगे तो क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। ठीक है, इस तरीके से आएगी। ये एंगल कितना है पाई बाय 3। ठीक है, दूसरी जब प्लॉट करोगे तो एक रे बनेगी जिसका एंगल कितना है 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 कितना होता है? कितना होता है? अरे बेटा 2 पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्री। 2 पाई बाय 3 1 कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z -2 रूट 3 आयोटा, ठीक है, इक्वल्स टू पाई। अब ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लो। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस कॉमन ले लो तो 2 + 2 रूट 3 आयोटा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? इसका मतलब क्या है, अब आपने एक पढ़ा था सेकंड केस जो पढ़ा था जिसमें ओरिजिन आपका, ओरिजिन से रे निकल नहीं रही थी, वो वाला केस हो गया। फील आ रही है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z, क्या लिखा था तुमने, z1 लिखा था क्या, z0 इज इक्वल्स टू अल्फा, जिसमें z0 से तुम्हारी रे ओरिजिनेट हो रही थी। दैट मीन्स इससे रे ओरिजिनेट हो रही होगी। इतनी समझ आ रही है बात? कंपेयर करो, z0 वो पॉइंट था जिससे तुम्हारी रे निकल रही थी, देखो ये रहा। ठीक है, यहाँ पर z माइनस z0 की जगह ये लिखा हुआ है, दैट मीन्स जो रे है तुम्हारी इस पॉइंट से निकल रही होगी। अब ये पॉइंट मार्क करके देखो एक बार, ये पॉइंट किधर आएगा? 2 यूनिट्स तो तुम पॉजिटिव रियल एक्सिस के अलॉन्ग चले होगे और 2 रूट 3 यूनिट्स तुम इमेजिनरी एक्सिस पे चले होगे। तो मान लो सपोज इधर कहीं आएगा। ठीक है, अब बताओ ये कहाँ एरो मारू इसमें, मैं कहाँ एरो निकलेगी इसकी? एंगल बन रहा है पाई। पाई एंगल कैसे बनेगा? एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ पाई एंगल कैसे बनेगा? जब आप इसको इस डायरेक्शन में निकाल दोगे, ये होगी पॉजिटिव रियल एक्सिस और ये डायरेक्शन होगी ये, तो एंगल कितना हो गया यहाँ पे? पाई हो गया। ठीक yes है, तो आपका ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको। कैसे निकालोगे बताओ? देखो इसमें काफी सारी चीजें तो आपको पता भी है। अब तुम इस पॉइंट में पहुंचे हो 2 यूनिट एक्सिस, मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस पे चल के और इमेजिनरी एक्सिस पे चल के, मतलब ये डिस्टेंसेस तुम्हें पता है ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुम्हें पता है कितना है 2, ये पता है तुम्हें कितना है 2 रूट 3, तो ये भी 2 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, yes ये 2 है, सिमेट्री है, सिमेट्रिक है बिल्कुल, ये भी क्या हो जाएगा आपका 2, तो ये पूरा ऊपर वाला कितना हो गया 4 हो गया। एरिया निकाल लो, अब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, कितना आ गया आपका आंसर? 4 रूट 3 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, 4 रूट 3 आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्लियर है? तो ये yes आपको अगर इस तरीके का कुछ दिखे तो आपको बनाना आना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपने यही सीखना था। ये तो सिंपल है, सब बना लेंगे, पाई बाय 3 एंगल 2 पाई बाय 3 एंगल। अगर मान लो इस तरीके से आ गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना, माइनस कॉमन लेके, उसके बाद तुम्हें पता है भाई ये एक रे होगी जिसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है 2 + 2 रूट 3 आयोटा। फिर वो एंगल कितना बना रही है एक्सिस के साथ पाए, तो तुम पाए एंगल बनाने के लिए अब जहां भी उसकी डायरेक्शन बन रही हो वो बना दो। ठीक है, अपने आप तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चले आगे। yes
चलो ये बताओ, प्लॉट द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कैसे करोगे प्लॉट? क्या बताया था मैंने, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो क्या करना है उसको पहले? इक्वल हाँ, करके इक्वल करके बाउंड्री लगा लो, उसके बाद देख लेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहाँ आ रहा है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, अच्छा ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, इसको कर लो, 2 + 2√3, पिछले वाला ही हो गया, इक्वल्स टू π/3। ठीक है, इसका मतलब ये एक रे रही होगी जो कहां से निकल रही है, 2 + 2√3 पॉइंट से निकल रही है। 2 + 2√3 यहीं कहीं था। ठीक है, π/3 एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो कितना हो गया, ये देखो इस तरीके की रे रही होगी, कुछ 60 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ऐसी ही रे रही होगी। यस मैम। अब तुमको ये देखना है, ये जो एंगल है, ये जो रे एंगल बनाएगी, ये हमेशा π/3 से छोटा होना चाहिए। तो कौन सा रीजन ऐसा है जिसमें एंगल हमेशा π/3 से छोटा होएगा? ये रीजन तो तुम सबको दिख रहा है भाई, हाँ ये वाला जो एंगल है, अगर मान लो वो जेड पॉइंट इधर है, रे इधर बन जाए, तो π/3 से एंगल छोटा होएगा, और नीचे कर लो पॉइंट, यहाँ पर भी π/3 से छोटा होएगा। इसके अलावा भी कोई है क्या? अगर मान लो इसको आप एक्सटेंड कर दो, ये जो रीजन हो गया, इसके बारे में क्या ख्याल है? मतलब नीचे का सारा ही, अगर मैं कोई पॉइंट यहां ले लेती हूँ, देखो ठीक है, और रे मैंने बना दी इस तरीके से, कंडीशंस तो सारी फुलफिल हो रही हैं, हो रही है कि नहीं हो रही है? भाई उसने बोला था इससे निकलनी चाहिए आपकी रे, हो रही है। एक जेड पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर, जेड पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस उसने बोला एंगल आपका π/3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये जो एंगल है ये π/3 से छोटा होगा? नहीं, नहीं होएगा। जब आप इस डायरेक्शन में पढ़ोगे तो नेगेटिव साइन के साथ नहीं पढ़ोगे एंगल को, π/3 से छोटा होगा ना। यहाँ ले लो, वो भी π/3 से आपका छोटा ही होगा नेगेटिव में। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सारे आपके π/3 से छोटे ही आएंगे। लेकिन अगर मान लो कोई नंबर मैंने यहाँ ले लिया, तो इस बार एंगल π/3 से क्या हो जाएगा आपका? कोई नंबर मैंने यहाँ ले लिया तो एंगल हो जाएगा ये क्या हो गया आपका, π/3 से बड़ा हो गया। मान लो पॉइंट यहाँ ले लिया, इसको कनेक्ट करो, ये रे बन गई आपकी, ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, π/3 से बड़ा होएगा। मतलब इससे ऊपर तो आप ले ही नहीं सकते, सारे एंगल्स π/3 से बड़े हैं, इससे नीचे आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई बात? यस ये मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं काउंट कर सकती इसने, क्योंकि मैंने हमने जब फॉर्मूला पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में, उसी में मैंने रिस्ट्रिक्शन डाल दी थी, जो अल्फा है वो पाई और -π के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो ही नहीं करेगा ना। अगर मान लो यहाँ से मैं इस चीज को रीड करने लगी तो नहीं करेगा, ये फॉलो ही नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ तक ही नेगेटिव काउंट कर सकती हूँ बस, उसके ऊपर तो फिर मेरे को पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे, मैं पॉजिटिव वाले लूंगी। क्लियर है? यस मैम। समझ आ गया कृष्णा बेटा? कृष्णा बोल रहा था क्या? नहीं तो चलो, देखो ये रे का टॉपिक था, इक्वेशन ऑफ रे। नेक्स्ट आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ आर्क। इसमें एक प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कांस्टेंट। मतलब क्या है, अगर ये कोई कॉर्ड है सर्कल की, तो सपोज ये एक बार के लिए तो एंगल यहाँ सबटेंड कर रही है। अगर मान लो मैंने ये फिगर ले ली, तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसी तरीके से अगर मान लो ये वाला एंगल ले लिया मैंने, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। पढ़ी हुई है क्या तुमने 10th क्लास में? यस ठीक है,
ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी। अब देखो आर्क तो तुम्हें पता है ना सबको, अगर मान लो मैं सिर्फ इतने से हिस्से की बात कर रही हूँ किसी सर्कल की, एक तो मैंने ये बात कर दी, ठीक है, और एक लगा लो ये हिस्से की बात कर रही हूँ, ये ऊपर वाली आपकी क्या हो जाएगी, मेजर आर्क, नीचे वाली क्या हो जाएगी, माइनर आर्क। बेसिकली सरकमफ्रेंस का एक हिस्सा बोल सकते हो, ठीक है, जो छोटी है वो माइनर आर्क, जो बड़ी है वो मेजर आर्क। तो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब उस इक्वेशन को निकालने के लिए कॉन्सेप्ट आपका मैंने बता दिया, ये जो पिछली क्लास में तुम पढ़ के आई हो ये वाला यूज होएगा। अब इसको यूज कैसे करोगे, बताओ कैसे यूज करोगे, थोड़ा हिंट दे सकता है क्या कोई? भाई तुमको पता चल गया कि तुम कहीं पे भी ये ड्रॉ करोगे, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्शन लग रही है तुम्हारी एंगल पे, फील आई, रिस्ट्रिक्शन लग रही है एंगल पे, तो इसी के थ्रू हमें कुछ करना पड़ेगा। देखो ये ब्लू कलर की लाइंस में ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये दो एरोज हैं आपकी, ये आपका पी जेड है, ये आपका ए जेड वन है, और ये आपका क्या है, बी जेड टू, ठीक है। ये एंगल आपका, देखो मैंने डायरेक्शन भी मार्क कर रखी है, अल्फा है। अच्छा एक बात बताओ, अभी यहाँ पे आपको कोई ये तो दिख नहीं रहा कि भाई एक्सिस दे रखी है, कोई एक्स एक्सिस वगैरह, ऐसे कोई मैग्नीट्यूड भी नहीं है एंगल का, पर आपसे कोई पूछे कि पीबी बड़ा एंगल बना रहा है या पी एंगल बड़ा बना रहा है, तो कैसे बताओगे? आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर कर रहे हो, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज आप किसी एंगल को मेजर कर रहे हो तो कुछ घूम के आप इसको पहुंचे होगे, इस लाइन पे सपोज कुछ एंगल इसने बनाया होगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे और घूम के आप पहुंचे हो पीबी पे, तो पी एंगल बड़ा बना रहा है, पीबी एंगल बड़ा बना रहा है? पी ए। नहीं नहीं बेटा, पी ए क्यों बड़ा बना रहा है, यहाँ पे देखो एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हो, तो जब एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करो तो एंगल पॉजिटिव होता है, तो तुम मान लो घूम के आए हो यहाँ पर, ये तुम्हारा हो गया सपोज, बीच में ले लो, कुछ भी हो गया, मान लो 270 से कम हो गया, ठीक है, ये 270 ले लो, चलो एग्जैक्ट, यहाँ आ गई तुम पहुंच गए, ठीक है, अब तुम थोड़ा सा और आगे चले गए, फिर आगे तुम पहुंच गए यहाँ पर, तो इस बार एंगल कितना हो जाएगा, 270 से बड़ा हो गया, तो एंगल बड़ा कौन सा बना रहे हैं इसका मतलब, पीबी। हाँ, मतलब जो आगे वाली है वो थोड़ी आगे सरकी हुई है, पीबी आगे सरकी हुई है, पीबी बड़ा एंगल बना रही होगी पीए से, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ क्या, आर्ग्यूमेंट की टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा, एंगल की बात कर रही हूँ मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस जेड, ध्यान से देखना, z1 माइनस जेड में अगर अल्फा ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस जेड, क्या ठीक लिखा है? यस। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस जेड में मैंने अल्फा ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिला, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस जेड। अच्छा यहां से अगर अल्फा निकालना है तो क्या निकलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस जेड, इसको आप क्या लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस जेड अपॉन में z1 माइनस, ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है तुमने, डिवीजन में आर्ग्यूमेंट्स को तुम अलग अलग कर सकते हो माइनस साइन के साथ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस जेड अपॉन z1 माइनस जेड, ये आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ आर्क है। क्लियर हुआ? अब तुम देख लो इसमें पॉइंट्स कौन से ले रखे हैं, z2 z1 तो ये पॉइंट्स हैं, फिक्स्ड पॉइंट्स जो है, जो कॉर्ड है बेसिकली आपके, उसके एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये z क्या है, जो तुमने पॉइंट आर्बिट्रेरी माना है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बस तुमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट माना था, उसकी वैल्यू है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, अल्फा तो तुमने निकाल लिया, अगर ये अल्फा 90 हो जाए तो कैसी आर्क मिलेगी तुम लोगों को? मैम इक्वल, मेजर और माइनर दोनों को। हाँ देखो, अगर तो जो एंगल आपको मिल रहा है वो 0 से π/2 के बीच में है, मतलब मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, अगर ये 0 से π/2 के बीच में है, उस टाइम पे जब आप फॉर्मूला लगाओगे कौन से आर्क की इक्वेशन मिलेगी आपको, मेजर आर्क की, ठीक है, मेजर आर्क की। अगर आप 90 डिग्री की बात करो तो
मान लो ये एंगल 90 डिग्री ही हो गया, उस टाइम पे जब आप इक्वेशन लगा के निकालोगे तो किसकी निकलेगी? देखो ये 60 की निकलेगी। ये क्या है? बेसिकली सेमी सर्कल है। Yes, ma'am. और अगर 90 से बड़ा एंगल हो गया तो उस केस में आपको इसकी इक्वेशन मिलेगी। ये क्या है? माइनर आर। ठीक है, तो ये चीज मान लो वो तुम्हें दे दे इस तरीके से, कोई इक्वेशन दे दे, वो अल्फा की वैल्यू वो तुम्हें पाई/3 दे दे, तो तुम्हें क्या समझना है कि वो जो एंगल बनेगा वो माइनर आर्क पे बनाओगे, मेजर आर्क पे बनाओगे? अगर अल्फा की वैल्यू पाई/3 दे दी उसने, Major R. हाँ ऐसा सीन बनेगा। ये तुम्हें फील करना है। 90 डिग्री दे दिया तो तुम समझ जाना इस तरीके का सीन बनेगा। और अगर उसने 90 से बड़ा दे दिया फिर इस तरीके का सीन बनेगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा, अगर देखो अभी हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया 0 से पाई/2 के बीच में डिस्कस किया था, फिर हमने एग्जैक्टली पाई/2 के इक्वल कर दिया, फिर पाई/2 से बड़ा कर दिया। 0 और पाई का डिस्कशन अलग है। अगर मान लो 0 दे दे, एंगल 0 हो जाए या पाई हो जाए, उस केस में आपकी ये दो फिगर्स बनेगी। ठीक है, अब ये कैसे प्रूव करोगे? प्रूव करने के लिए वही करोगे भाई, आप क्या करते हो, एक पॉइंट ले लो इस पे P। ठीक है, जिसको तुम वेरिएबल पॉइंट बोलते हो, उसको मार्क कैसे करते हो? Z से। यहां से लेकर यहां तक एक एरो मार्क कर दो, यहां से लेकर यहां तक एक एरो मार्क कर दो। अब मेरे को एक बात बताना, एंगल बताओ पहले तो। ये जो मैंने, मान लो ये वेक्टर्स हैं और इनके बीच में एंगल पूछ रही हूँ मैं, दोनों के सेम डायरेक्शन, एंगल क्या हो जाएगा? 0. 0। ठीक है, एंगल सेम होएगा क्या वैसे? सेम ही होगा, एक ही लाइन पे है। Yes, ma'am. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-Z1, ये किसका आर्ग्यूमेंट हो गया? इस वाले पार्ट का। ठीक है, उसके अंदर से अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-Z2 माइनस कर दूं, Z-Z2 हो गया इस वाले पार्ट का, तो आंसर क्या आएगा? 0। ये तो कौन सा केस हो गया आपका? Z-Z1 अपॉन में Z-Z2 इक्वल्स टू 0। अब ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लेना। ठीक है, या फिर देखो यहां से अगर माइनस कॉमन ले लो, मान लो अगर तुम्हें वही वाला फॉर्म बनाना है, इसे समझने के लिए था, इधर से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बनेगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-Z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको तुम क्या लिख सकते हो? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-Z2 अपॉन में Z-Z1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस फॉर्मेट में Z2 पहले है तो तुम क्या करना, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेके सेम बना सकते हो। कहने का मतलब ये है, अगर अल्फा 0 हो गया तो इस तरीके की शेप बनेगी आपकी। ठीक है, और अगर दूसरा केस कौन सा बच गया, अगर अल्फा पाई हो गया तो क्या मिलेगा आपको? एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, सेकंड वाला केस बनेगा। देखो मान लो P इधर है, ये आपने एरोज बना दी, तो अब मेरे को बताओ ये Z है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 माइनस Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z किसके इक्वल आएगा? भाई ये तो हो गया सेम पॉजिटिव रियल एक्सिस की डायरेक्शन में हो गया, और ये हो गया अपोजिट। तो ये वाली तो बनाएगी एंगल पाई, ये बना रही है 0, तो तुम दोनों को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? पाई। Pi. ठीक है, अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z अपॉन में Z1 माइनस Z इज इक्वल टू पाई। दैट मीन्स तुम लोगों को समझना ये था कि यहाँ हमने 3 केसेस पढ़े, 0 से पाई/2 में मेरा मेजर आर्क की इक्वेशन निकल रही है, सेमी सर्कल में मतलब अगर बीच में 90 डिग्री एंगल है तो मुझे ये वाली सेमी सर्कल की आर्क मिल रही है। थर्ड केस आपका था, अगर ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाए तो उस टाइम पे आपको क्या मिल रहा है? माइनर आर्क मिल रही है। फोर्थ केस क्या हो गया? जब अल्फा की वैल्यू या तो 0 हो या पाई हो। 0 के केस में आपको इस तरीके की फिगर मिलेगी। ये फिगर वैसी ही है, अभी जैसे हाइपरबोला में तुम पढ़ के आए थे कि दो नंबर्स हैं, उनके बीच के पार्ट गायब कर दो और उनमें से एक लाइन निकाल दो। ठीक है, सेकंड आपका क्या है केस? जब आपका अल्फा पाई के इक्वल हो जाए, पाई के इक्वल हो जाए तो एक लाइन सेगमेंट आपको मिलेगी। जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको ज्वाइन कर दो, वो आपका आंसर होगा उस केस में। ठीक है, कर लोगे? Yes, ma'am. देखो क्वेश्चन बाद में पढ़ना, तुम मेरे को सिर्फ इस चीज का मतलब बताओ एक बार।
ये आपको दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। इसका मतलब क्या है? कैसी फिगर बनाओगे? पहले तो मेरे को ये बता दो, मेजर आर्क की इक्वेशन है माइनर आर्क की इक्वेशन है? मेजर की है। पाई बाय 4 एंगल दे रखा है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, ठीक है। इसका मतलब अगर एक सर्कल बनाओगे, z1 z2 तुम्हारे दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, उनकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है। देखो 10 प्लस 6 आयोटा, 4 प्लस 6 आयोटा, 4 प्लस z1 है आपका 10 प्लस 6 आयोटा। फोर प्लस 6 आयोटा। कुछ इस तरीके की फिगर बन रही होगी, समझ आ रही है? एग्री करते हो इससे? यस मैम। ठीक है। अब देखो इसने बोला है z1 z2 मतलब z1 z2 की वैल्यू दे रखी है, z is any complex number such that argument of this is pi by 4, then find the length of arc that the complex number z will trace। जो अच्छा z कहाँ मार्क करूं? z कहाँ होता था पीछे जब हमने डिस्कस किया फॉर्मूला? इसी पॉइंट पे होता था, ठीक है। तभी तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 करके। तो आपको ये बताना है कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z ट्रेस करेगा उस आर्क की लेंथ। बताओ कैसे बताओगे? मतलब अभी तक तो आप इक्वेशन निकाल रहे थे ना मेजर आर्क की, अभी ये लेंथ पूछ रहा है। मतलब बेसिकली समझ पा रहे हो, ये इसकी लेंथ पूछ रहा है। भाई ये z यही तो ट्रेस करेगा, ये यहां से यहां तक जा सकता है, यहां से यहां तक जा सकता है। ये वाली लेंथ आपको बतानी है जो मैं मार्क कर रही हूँ। कैसे निकालोगे इसकी लेंथ? अब जब तुम्हें ज्योमेट्री पता चल गई तो ये लेंथ निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, अगर सर्कमफ्रेंस पे पाई बाय 4 एंगल है, कोड सबटेंड कर रही है, तो सेंटर पे कितना करेगी? उसका डबल, ठीक है। देखो अगर कॉर्ड है वो सर्कमफ्रेंस पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, तो सेंटर पे कितना करती है? 2 थीटा। 2 थीटा, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये एंगल पाई बाय 4 है तो ये एंगल कितना हो गया? पाई बाय 2। राइट। अच्छा ये रेडियस है सर्कल की, यस मैम। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, बीच के डिस्टेंस निकाल लो, z2 माइनस z1 का मोड कर दो। इतना टाइम नहीं लगना था, इमेजिनरी पार्ट तो 0 ही हो जाएगा। हम 6। 6 आएगी, ठीक है। ये 6 आगे, तुम रेडियस निकाल सकते हो अब। ये 90 डिग्री दे रखा है तुम्हें, रेडियस निकालना कोई मुश्किल बात नहीं रही अब। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर हो गया 36। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 18। काटो मत, ऐसे ही पड़ा रहने दो। आर की वैल्यू आ जाएगी 6/√2, ठीक है। नेगेटिव तो ले नहीं सकते, आर की वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं, पॉजिटिव आएगी 6/√2। अच्छा आर की वैल्यू मिल गई, अब आपको आर्क लेंथ निकालनी है। बताओ कोई फॉर्मूला पढ़ रखा है तुम लोगों ने? पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने फॉर्मूला, जिसमें तुम आर्क लेंथ ट्रिगो में पढ़ा होगा, आर्क लेंथ रेडियस और थीटा को थीटा में रिलेशन देखते हो। थीटा इज इक्वल्स टू L/R पढ़ा हुआ है, मैम। ठीक है। अब बस वो यूज कर लो। देखो लेंथ तो आपको निकालनी है, ठीक है। तो थीटा बेसिकली यहाँ से L थीटा R हो जाएगा।
आर की वैल्यू आपने निकाली ली 6/√2, आपको वैल्यू चाहिए थीटा की। थीटा क्या होएगा, ये नहीं होता थीटा, ये जो बड़े वाली मेजर आर्क है, ये एंगल ये वाला सबटेंड कर रही है सेंटर पे, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 में से 90 माइनस कर दो, 270। 370। 270 को आप 3π/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो कितना हो गया ये 9π/√2, ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ आई? यस मैम। ठीक है, देखो आर्क का भी इतना रोल है यहाँ पर कि आपने अगर मान लो डायग्राम गलत बता दिया, आप माइनर आर्क की बात करने लग गए, तो माइनर आर्क की लेंथ निकाल दोगे तुम और एंगल भी तुम फिर डिफरेंट लोगे। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि जो डायग्राम आप बना रहे हो, ये जो इक्वेशन है इसमें एंगल π/4 अल्फा π/4 है, दैट मीन्स आपका मेजर आर्क की इक्वेशन निकलेगी, तो उस तरीके से डायग्राम बनता है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, मेजर की जगह तुम माइनर निकालने लग गए, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे अब इस तरीके के क्वेश्चन? यस मैम। नेक्स्ट आपका क्या है, डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। जैसे सर्कल की इक्वेशन तो हम पढ़ चुके हैं, अब ये क्या कह रहा है कि डायमीटर अगर दे रखा हो तो आप सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालोगे। कल जो हमने पढ़ा था वो रेडियस दे रखा था, रेडियस के टर्म्स में हम लोगों ने निकाला था मॉडुलस का कॉन्सेप्ट यूज करके। यहाँ ये कह रहा है कि डायमीटर दे रखा हो तो आप क्या करोगे। पहली बात तो अगर डायमीटर दे रखा है तो उसके एंड पॉइंट्स उन्होंने दे रखे होंगे, जैसे ये अगर डायमीटर है, ये एंड पॉइंट उसने दे रखे होंगे। अच्छा, तुम लोगों ने एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ रखी है, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री। अब ये एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं वो वाला यूज कर सकते हैं क्या। देखो सपोज मैंने एरोज लगा दी, एक बात बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z किसके इक्वल होगा। अब वही बात है, दो एरोज मैंने लगा रखी हैं, तुम्हें ये देखना है कि एंगल कौन सा बड़ा है। अब बता दो कौन सा बड़ा है। पी भी बड़ा एंगल बना रहा होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z पहले लिखा है। मेरे को ये बता दो, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z माइनस कर रही हूँ उसमें से मैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z, तो एंगल तो यही आएगा बीच वाला यस मैम। π/2। अब ये पॉइंट तो ऊपर वाली साइड ले लिया मैंने, मैं नीचे वाली साइड भी ले सकती हूँ। सपोज मैंने इधर ले लिया ये पॉइंट, एंगल इस बार भी 90 डिग्री बनेगा क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल है, ठीक है। अब बताओ एक बार, एंगल किसका बड़ा होएगा, ध्यान से देखना एरो की डायरेक्शन। पहले तुम पीबी पहुंचे होगे, उसके बाद तुम पीए पहुंचे होगे, दैट मीन्स इस बार पीए वाला, अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो पीए वाला बड़ा हो गया पीबी से, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ पीए का आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, माइनस आर्ग्यूमेंट, माइनस नहीं सॉरी, अगर इसके अंदर आप अल्फा माइनस कर दो तो आंसर क्या मिलेगा। सपोज ये अल्फा है, इसको π/2 लिख लो, अल्फा मत लिखो, π/2 पता ही है, सेमी सर्कल में एंगल है π/2, आपको पता ही है। पीए में से π/2 माइनस कर दूंगी तो आर्गुमेंट ऑफ किसका निकलेगा, जो पीबी बना रहा है, यस मैम। ठीक है। तो यहां से मैं ऊपर वाली टर्म्स में मेरे को Z2 माइनस Z पहले चाहिए, तो इसको अगर मैं उधर लेके जाऊं तो क्या बनेगा, Z2 माइनस Z इज इक्वल्स टू Z2 माइनस Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z इज इक्वल्स टू माइनस π/2। अब ये इक्वेशन दोनों देखो, अगर मैं इनको कंबाइन करके लिख दूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2 लिख सकती हूँ। दोनों केस कंसिडर कर लिया मैंने इसमें, भाई एक बार प्लस आ रहा था एक बार माइनस आ रहा था। इस वाले पार्ट को क्या लिख सकती हूँ अब मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z अपॉन में Z1 माइनस Z इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। इससे क्या समझते हो, अब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्ग्यूमेंट आया प्लस माइनस π/2, दैट मीन्स इसका इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट क्या होगा बताओ, कुछ हिंट मिल रहा है यहाँ से।
अरे प्लस माइनस पाई बाय 2 आर्गुमेंट कब आ रहा था, जब या तो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर इधर हो। इधर है और इधर है, दोनों केसेस में इमेजिनरी पार्ट होगा, उसके पास रियल पार्ट तो होगा ही नहीं। यस मैम। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से तुमने क्या आइडिया लगा लिया, ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अंदर, ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी की कंडीशन तुम लोगों ने पढ़ रखी है कि अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी का कॉन्जुगेट ऐड कर दो तो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। पढ़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसी का कॉन्जुगेट ऐड कर दोगे, अगर मान लो कोई x प्लस आयोटा वाई नंबर है, उसके अंदर उसी का कॉन्जुगेट मतलब x माइनस आयोटा वाई ऐड कर दोगे, तो आंसर कितना मिलेगा, 0। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 0। तो तुमने यहाँ से क्या दिखा दिया, रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। यही तो हमें चाहिए था, यही तो कंडीशन होती है प्योरली इमेजिनरी की, रियल पार्ट 0 है। दैट मीन्स अगर नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो आप क्या लिख सकते हो, z2 माइनस z1 अपॉन में z1 नहीं z, इसके अंदर इसी का कॉन्जुगेट ऐड कर दो और इक्वल्स टू क्या कर दो, 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे जब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते थे। देखो क्या आ जाएगा, z2 माइनस z, z1 बार माइनस z बार प्लस में z1 बार माइनस z बार, z1 माइनस z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है इतनी चीज। अब देखो यस। थोड़ा सा डिफरेंस है अपने और इनके आंसर में, इनका है z माइनस z1, z बार माइनस z2 बार। क्या डिफरेंस है बताओ, z माइनस कॉमन ले लो एक बार, देखो इसको लिख दूं मैं z माइनस z2, z बार माइनस z1 बार, मतलब मैंने इधर से भी माइनस ले लिया बाहर, इधर से भी माइनस ले लिया बाहर। ठीक है, प्लस में z माइनस z1, z बार माइनस z1। ये ऊपर वाली नीचे वाली सेम ही चीज है, समझ रहे हो ना। यस मैम। ठीक है, हमारी निकली है ये इक्वेशन। ठीक है, इनकी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, मे बी इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर आगे पीछे कर लिया हो, ये भी निकलेगा, चेक करना, z माइनस z1, z बार माइनस z1 बार। ये जो है आपकी, ये क्या है, जब आपको डायमीटर दिया होता है उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसमें z1 और z2 आपके क्या थे, डायमीटर के एंड पॉइंट्स थे। ठीक है, जो z खाली हमने माना हुआ है वो क्या था, कोई भी वेरिएबल पॉइंट था किस पर, सर्कमफेरेंस पे। समझ आ गया कॉन्सेप्ट, निकाला कैसे हमने, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए आपको। हम लोगों ने आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके निकाला है इसको, जिसमें हमने आर्क वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था। ठीक है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है बेसिकली आर्क में हमने समझा है। कर लोगे अब इसको, आप लोगों को बेसिकली याद तो इक्वेशन ही करनी है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि निकल के कैसे आई है। अब तुम्हें आइडिया हो गया होगा, कुछ भी नहीं किया हमने, ये आर्गुमेंट निकाला था पाई बाय 2, नीचे से निकाला हमने तो माइनस पाई बाय 2 आ गया, हमने उसको कंबाइन करके लिख दिया प्लस माइनस पाई बाय 2। उसके बाद हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया, आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस आर्गुमेंट ऑफ बी होता है आर्गुमेंट ऑफ ए बाय बी। ठीक है, वो प्लस माइनस 2 के प्लस माइनस पाई बाय 2 के इक्वल आ गया। वहां से हमने देखा भी अगर आर्गुमेंट प्लस माइनस पाई बाय 2 के इक्वल है, दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी रहा होगा, रियल पार्ट उसका 0 है। कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी है तो हमें उसकी कंडीशन पता है कि उस नंबर के अंदर अगर आप उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दो तो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, इतना भी ध्यान है, मानो तुम्हें इक्वेशन याद नहीं है तो तुम इसको इक्वेशन को डिराइव भी कर सकते हो, आगे तो फिर तुम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, चले आगे कर लोगे। यस मैम। देखो नेक्स्ट आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब जो एक लाइन में नहीं है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हैं, उससे एक सर्कल पास हो रहा है। ठीक है, तो मान लो 2 पॉइंट्स तो आपने फिक्स कर दिए और एक पॉइंट आपका ये है, ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे वो सर्कल पास हो रहा है। सपोज ये एंगल थीटा बना रहा है, कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है,
अगर ये थीटा बना रहा है तो अगर मैं कोई रैंडम पॉइंट ले लूं इसी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे पी जेड, तो वो भी एंगल थीटा ही बनाएगा। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि कोड है वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है सरकमफ्रेंस पे, ठीक है। तो अब इसकी हेल्प से तुम लिख सकते हो क्या इक्वेशंस, ये दो ही काफी हैं भाई। अगर इतना पार्ट लूं मैं सिर्फ, इसकी हेल्प से तुम इक्वेशन लिख सकते हो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ आर्क। क्या था? आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z अपॉन में z1 माइनस z इज इक्वल टू थीटा। क्या ठीक लिखा है? यस मैम। ये मैंने इसको लेके लिखा है, ठीक है। अगर मैं z3 को ले लूं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z3 अपॉन में z1 माइनस z3 इज इक्वल टू थीटा। समझ आई बात? लिख सकती हूँ, यस पढ़ के आए हम, डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये दोनों अगर थीटा के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z अपॉन में z1 माइनस z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z3 अपॉन में z1 माइनस z3। समझ आई इतनी चीज? नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या करोगे, इसको ले जाओगे उधर, आर्ग्यूमेंट ऑफ a माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ b आएगा, उसको तुम क्या लिखोगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ a बाय b, ऐसे ही लिखोगे, यस मैम। ठीक है। देखो मैं इसको रब कर रही हूँ, नीचे कर देती हूँ इसके। आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z अपॉन में z1 माइनस z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z3 अपॉन में z1 माइनस z3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में तुम इन दोनों को ऊपर नीचे करके लिखोगे, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, जो तुम नीचे लिखोगे ना ये पार्ट तुम्हारा इसके नीचे आएगा, फिर मैं उसको रेसिप्रोकल करके लिख रही हूँ, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट आ जाएगा आपका ऊपर, ऊपर वाला पार्ट आपका आ जाएगा नीचे, ठीक है। लिख सकती हूँ इसको ऐसे। यस मैम। अब ये क्या कह रहा है कि ये कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? 0। 0 मतलब यही लाई कर रहा होगा, यही लाई कर रहा होगा, मतलब ये रियल है, इमेजिनरी पार्ट तो इसमें है ही नहीं। दैट मीन्स ये इस बार कैसा आएगा? प्योरली रियल, ठीक है। प्योरली रियल का केस क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाता है तो वो कौन सा केस होता है? प्योरली रियल का केस होता है। ऐसा क्यों? अगर प्योरली रियल होगा ना तो उसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो आयोटा पार्ट तो है ही नहीं, 2 का 2 ही आ जाएगा, ठीक है। 3 अगर आपने रियल नंबर ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, प्योरली रियल है, तो उसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो आयोटा पार्ट है ही नहीं, तो 3 ही आएगा। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स पार्ट किसके इक्वल हो गया? कॉन्जुगेट के इक्वल हो गया। तो देखो ये जो अंदर है ये इसी के कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा, और यही चीज इन्होंने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, इन्होंने क्या किया होगा ना, देखो थोड़ा आगे पीछे z1 आगे पीछे हो सकता है। इन्होंने क्या किया होगा, ये वाला पार्ट ये इधर ले गए होंगे, फिर उसमें से उन्होंने माइनस करके और आर्गुमेंट वाली प्रॉपर्टी लगा दी होगी। बात एक ही है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अगर आपका मन करे तो आप इसको इधर ले जाके सॉल्व करके देख लेना, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट यही है, उधर ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आर्क वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, थीटा इक्वल थे, दोनों को इक्वल रख दिया, उसके बाद हम लोगों ने आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगा दी। प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम यहाँ आ गए जिसमें हमने देखा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है। अगर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है इसका मतलब जो नंबर रहा होगा वो प्योरली रियल रहा होगा, तभी वो आपका आर्गुमेंट 0 दे रहा है। तो फिर इमेजिनरी के लिए हमने पिछले केस में देखा था कि इमेजिनरी के अंदर कॉन्जुगेट ऐड करते हो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कॉन्जुगेट ऐड कर दो तो 0 आता है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। अगर प्योरली रियल है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के ही क्या होगा? इक्वल होएगा, ठीक है। यस। तो अब तुम्हें याद करने में इजी हो जाएगा थोड़ा। देखो एक लास्ट और बता देती हूँ, इसी के है, मतलब इसी का एक अगला स्टेप मान लो। इसमें क्या था कि 3 पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा था, तुमने उसकी इक्वेशन निकाल दी, ठीक है। ये जो इक्वेशन निकाली है ये इन 3 पॉइंट से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन निकाली है। अब मान लो वो तुमसे पूछ ले, कंडीशन बताओ कि 4 पॉइंट्स जो है वो कौन साइक्लिक है,
क्या बताओगे? कौन साइक्लिक मतलब एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो तुमने 3 पॉइंट्स का यूज करके तो इक्वेशन निकाल ली सर्कल की, सपोज तुमने यही निकाल ली, तो इसका मतलब जब तुमने 3 पॉइंट्स यूज करके इक्वेशन निकाल दी तो ये तो 100% है कि वो 3 पॉइंट सर्कल पे ही होंगे, तभी तो तुमने उनका यूज करके सर्कल की इक्वेशन निकाली है, ठीक है, जो उनमें से पास कर रहे हैं। तो वो 3 पॉइंट्स यूज करके तुम सर्कल की इक्वेशन निकाल लोगे, ये रही अभी अभी तुमने पढ़ी है। इसमें z की जगह तुम वो फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पुट कर दोगे और वो सेटिस्फाई कर जाएगा तो तुम बता दोगे क्या कि वो चौथा पॉइंट भी सर्कल पे ही है? नहीं आया समझ? मैं क्या कह रही हूँ देखो, ये तो तुम लोगों को समझ आ गया भाई, 3 पॉइंट्स दे रखे थे, ये 3 पॉइंट्स हैं, तुमने इसको यूज करके सर्कल की इक्वेशन निकाल ली, ठीक है, जो सर्कल इनसे पास हो रहा है। दैट मीन ये 3 पॉइंट्स तो लाई ऑन सर्कल, सर्कल पे लाई करते हैं। Yes. अब बात आ रही है फोर्थ पॉइंट की, आपको चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक शो करने हैं, कौन साइक्लिक मतलब ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स तो तुमने दिखा दिए, उससे तो तुमने इक्वेशन ही बनाई है, इक्वेशन बनाई थी ये, ठीक है। अब अगर चौथा पॉइंट इस पे लाई कराना है तो मैं क्या बोल दूंगी, कोई ये वेरिएबल पॉइंट ही था, ये वेरिएबल पॉइंट माना था तुमने जो सर्कल पे कहीं पे भी लाई कर रहा है, तो इस फोर्थ वेरिएबल पॉइंट की जगह मैं वो फोर्थ वाला पॉइंट पुट कर दूंगी, और अगर सेटिस्फाई हो जाएगा मेरा, इसका मतलब वो फोर्थ पॉइंट भी सर्कल पे लाई कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा? Yes. ठीक है, तो ये कंडीशन है किसकी, आपकी नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक। 3 पॉइंट्स को यूज करके आप क्या बनाते हो, सर्कल की इक्वेशन बनाते हो। उन 3 पॉइंट्स से सर्कल पास कर रहा होता है, तो 3 पॉइंट्स का तो कोई रोड़ा ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट आपका बच गया, उसको आप उस वेरिएबल पॉइंट की जगह पुट करके देख लो, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो भाई वो चारों पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी टर्म्स में इन्होंने ये लिखा हुआ है, अब समझ पा रहे हो ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, भाई ये प्योरली रियल है तो ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल होएगा, तो यही तो आएगा, ठीक है। इसमें इन्होंने z की जगह क्या लिख दिया, Z4। देखो अगर ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है तो क्या आएगा, ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है तो क्या आ जाएगा, सब पे बार आ जाएगा, Z4 बार माइनस Z2 बार, Z3 बार माइनस Z1 बार, यही तो थी पिछली कंडीशन जो मैं तुम्हें बोल रही थी कि तुम इस z की जगह Z4 पुट कर दो, ठीक है। कर लोगे अब? Yes, ma'am. देखो डेरिवेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फॉर्मूले तुम लोगों को याद नहीं रहते, बहुत बड़े बड़े हैं, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मान लो कई बार क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्चुअल उस पे आ गया, फॉर्मूले तो सब कर लेंगे याद, तो तुम लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हमने चीजें निकाली कैसे थी, थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो हो जाएगा अटेम्प्ट क्वेश्चन। बाकी एक बार इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, आज का थोड़ा लेक्चर हैवी है, इसको दोबारा से देखना एक बार, तब जाके तुम्हें थोड़ा दिमाग में सेट होएगा ये, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला इससे इजी रहेगा, उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह कराऊंगी, वो इजी है, कर लोगे। एक बार दोबारा देखना इसको, ठीक है, मैं बोलती नहीं हूँ वैसे कि लेक्चर दोबारा देखना, बट ये वाला एक बार दोबारा देखना, तब जाके थोड़ा सा सेट होएगा दिमाग में।